नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना वॉरियर्स मैदान में डटे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में इन जीवन बचाने में जुटे कोरोना योद्धाओं पर अटैक का हमले का सिलसिला सबको शर्मसार कर रहा है। शनिवार को इंदौर में सर्वे करने गई टीम पर फिर एक बार अटैक किया गया। टीम में शामिल शिक्षिका को थप्पड़ मारा गया, उनका मोबाइल छीना तोड़ा गया। एक दिन पहले देवास के खातेगांव में एक सफाई कर्मी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल भी किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने दोनों घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि आखिर जान बचाने वालों पर यह जानलेवा हमला क्यों? ये देवास के खातेगांव की तस्वीर है, जहां गुस्साए लोग आदिल नाम के शख्स को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही आदिल है जिसने एक सफाई कर्मी पर कुल्हाड़ी से हमला किया। ये इंदौर के पलासिया थाने का हाल है, जहां स्वास्थ्य कर्मी अपने एक साथी पर हमले का विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। वारदात विनोबा भावे नगर की, जहां सर्वे के लिए गई टीम पर एक गुंडे ने हमला कर दिया। बीच बचाव करने गए लोगों को भी चाकू से जख्मी किया। सर्वे टीम में शामिल महिला शिक्षिका को गुंडे ने थप्पड़ मारा और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। इंदौर में कोरोना वॉरियर्स पर पिछले 20 दिनों में ये तीसरा हमला है, वो भी ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। इस तरह की घटनाओं से सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन हरकतों से हासिल क्या होगा? मुश्किल वक्त में काम करने वाले कर्मचारियों के हौसले पर इसका कितना गलत असर होगा? क्या सर्वे टीम को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा रही? वैसे मुख्यमंत्री ने जानकारी लगते ही इंदौर कलेक्टर को मौके पर जाकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। क्योंकि वो सरकारी ड्यूटी पे थी, हमारे आदेश से लगी हुई थी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर की और पुलिस अधिकारियों की है। इसलिए अभी एडिशनल एसपी साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी तहकीकात कर ली है। और जो भी था, भले अज्ञानता में उसने मोबाइल गिराया हो, पर चूंकि हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहा था और बड़े मोटिवेट होकर सब लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं लोग, तो उसको अभी तत्काल हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं 353 की कार्रवाई करके। देवास के खातेगांव की घटना और ज्यादा संवेदनशील। पुलिस ने यहां सफाई कर्मी पर हमले के आरोप में आदिल नाम के एक शख्स को पकड़ा है। पुलिस अब उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन हुआ था और उस टाइम पे जो नमाज हुई थी, उसके बाद उन्होंने ये लोगों को बोला था कि जो सफाई कर्मी हैं ये नमाजियों को परेशान करते हैं, इनको मारते हैं, इसलिए उनको मारना। तो इस वजह से एक पहले से लगभग षड्यंत्र उन लोगों द्वारा किया गया, आपस में विचार विमर्श किया गया, बातचीत की गई, और तरह का जो अपराध करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुखिया तक, तमाम सेलिब्रिटी से लेकर घर बैठे आम जन तक कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ सहयोग करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं वॉरियर्स पर हमले की ये घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं। शालिनी हार्डिया और रवि सिसोदिया के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। तो सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में इस वक्त यही है कि चाहे जो भी वजह हो, चाहे आप इसके पीछे भय कहें, चाहे इसके पीछे षड्यंत्र कहें, चाहे इसके पीछे अज्ञानता कहें, लापरवाही कहें, भूल चूक, जो चाहे आप नाम दे लें, लेकिन ये बात सबको समझ में आती कि अगर कोई बचाने में जुटा है तो उसकी जान आप कैसे ले सकते हैं और इसके पीछे क्या वजह है और कैसे इसको रोका जाए। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे कठिन वक्त में जब सबको घरों में रखने के लिए जो लोग हेल्प कर रहे हैं, जान बचाने में जो लोग हेल्प कर रहे हैं, जिनके प्रति आप सम्मान प्रकट करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं और सारी दुनिया और देश को बता रहे हैं, उन पर अटैक क्यों और इसको कैसे रोकें। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए तरुण भनोट साहब, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ गिरिजा शंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मनोज साहब, ये जो घटनाएं हैं ये सबको बड़ा शर्मसार करती हैं और एक बहुत बड़ी चिंता में भी डालती हैं। वजह आपको इसकी क्या लगती है और कैसे इसको रोका जाए?
देखिए, ये तो घटनाएं बहुत ही निंदनीय है। ये एक ऐसा समय है जब हम सबको मिलकर एक ऐसे संक्रमण से लड़ना है जो पूरी दुनिया की को तबाह करने पर जुटा हुआ है। और जहाँ तक वजह का सवाल है, तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता कि ये घटना वहाँ पर क्यों घटी, क्या कारण था, पर इसके लिए कोई भी वजह हो, ये अक्षम्य है। और निश्चित तौर पर कानून को अपना काम करना चाहिए, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, और वजह तो ढूंढी नहीं जाना चाहिए, पर ये विषय महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम सबको विचार करना चाहिए। नहीं, वजह की बात इसलिए बार बार चल रही क्योंकि बिना वजह के कभी कोई काम होता नहीं, और ये तो वारदातें कहला रही हैं। हर वारदात के पीछे के मोटिव को ज़रूर पकड़ा जाता है, और एक नहीं, ऐसे प्रदेश में इंदौर जो सबसे चिंताजनक स्थिति में, वहाँ पर ऐसे वाक़ये, उधर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के पत्थरबाजी के वाक़ये सामने आए हैं। अगर कारण समझ में आए तो उसका निदान हो सकता है या उनको समझाया जा सकता है। बड़ी बातें इनसे निपटा कैसे जाए, इस पर सबकी अलग अलग राय, बहुत सारी राय। आप भी लगातार फॉलो करते हैं सोशल मीडिया, देखिए, सब लोग अलग अलग तरीके बताते हैं कि देखिए तरीके क्या है। यहाँ तो कहीं ना कहीं प्रशासन को कड़ाई से काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी वजह तो ये है, अगर समाज में 2-4-6 गिने हुए लोग, गिनती के लोग इस प्रकार की घटनाएं घटा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मैं इसको पॉलिटिकल रंग देना नहीं चाहता हूँ। जबलपुर में कर्फ्यू लगा था और हत्या हो गई। लगातार हम देख रहे हैं कि विभिन्न जिलों से रिपोर्टें आ रही हैं कि शराब की बड़ी मात्रा में, आज भी जबलपुर में एक घटना घटी, कई 100 पेटियां पकड़ी जा रही हैं, बाजार में शराब बिक रही है, लोग परेशान हैं, घर में बैठे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस भी पस्त हो रही है, क्योंकि एक लगातार दबाव बना हुआ है सबके ऊपर में। और मैं ये पॉलिटिकल कारणों से नहीं कह रहा हूँ, सरकार को पूरी तरह से ताकत के साथ काम करना चाहिए, प्रशासन पे पकड़ होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये कमी हमें देखने में आ रही है कि मध्य प्रदेश में चूंकि मंत्रिमंडल का गठन अभी तक नहीं हुआ है, और जो महत्वपूर्ण, मैं आज आप कोरोना के बाद का भी सोचिए, लॉकडाउन के बाद का भी सोचिए, जब स्थितियां नॉर्मल होंगी, लोग घरों से निकलेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की बड़ी भारी आशंका इसलिए भी है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, परेशान है लोग, बंधनों में है, वो अभी तो निभा रहे हैं, पर अगर हम सही व्यवस्था नहीं रखेंगे, और यही एक सरकार का और प्रशासन का दायित्व भी होता है कि हमें लंबा सोच के चलना चाहिए, आगे के बारे में भी सोचना चाहिए, जो घटनाएं घट सकती हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। किस प्रकार की अप्रिय स्थितियां लगातार बनी हुई हैं सब जगह पर। मैंने तो आज भी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में था, मैंने ये देखा कि बाहर से, तमिलनाडु से पैदल चलते हुए लोग डिंडोरी की तरफ जा रहे हैं। आज लॉकडाउन के इतने दिन बीत गए, उसके बाद भी आदमी चल रहा है, परेशान है, उनके पास पैसे नहीं हैं और व्यवस्था नहीं है। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टि से हमें और चुस्त होना पड़ेगा और लोगों को साथ में लेकर जुड़ना पड़ेगा। और आज भी सरकार का साथ देने के लिए आप मध्य प्रदेश के हर अंचल में देख लीजिए, छोटे से छोटे कस्बे में भी देख लीजिए, स्वयंसेवी संस्थाएं, आम नागरिक, हमारे जो सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, सब बाहर निकल कर आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जो उनके पास साधन है वो दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और पर हम सबका ये दायित्व बनता है, और विशेष तौर पर जो सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार की व्यवस्थाएं बेहतर होना चाहिए। जो लोग, बार बार हम ये संदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि जो लोग ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी, कानून मजबूती से अपना काम करेगा। अगर एक के बाद दूसरी घटना होती है, दूसरी के बाद तीसरी घटना होती है और लगातार घटनाएं घटती हैं, तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन पर भी सवाल उठाती हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में गिरजा शंकर जी भी हैं। गिरजा शंकर जी, कभी इस तरह के ना हालात देखे गए, कभी ना इस तरह की परिस्थितियां बनी, लेकिन जो लोग जान बचा रहे हैं उनके ऊपर जानलेवा अटैक तक होना और रिपीटेडली होना, उनके ऊपर पत्थर बरसाना, या उस टीम जो आपका संक्रमण पहचान के बचाने आई है, सर्वे करने आई है, उस पर इस तरह का अटैक होना, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, तो सब एक स्वर में कहते हैं। कैसे थमेगा, कहाँ थमेगा? ये डर है, अज्ञानता है, बेवकूफ़ी है, जानबूझकर है, षड्यंत्र है, किस तरह से इससे निपटें? नहीं, अब ये क्या है, ये तो बहुत अध्ययन के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन जो पहली घटना हुई थी और आज जो घटना हुई है उसमें उसके चरित्र में अंतर है। आप देखिए कि पहले जब घटना घटी थी तो लोगों ने सर्वे करने का और अस्पताल जाने का, इलाज कराने का
करते हुए वो हमला किया था और वो बड़ा ही सामूहिक रूप से हमला था। आज की जो घटना है, जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक एक किसी गुंडे ने वो वारदात को दिया है। लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, मतलब लोगों ने सर्वे का विरोध नहीं किया, लोगों ने सर्वे करने वाले या दूसरे लोग हैं उन पर हमला नहीं किया, वो किसी एक गुंडे का किया हुआ एक्ट है। आपने देखा होगा कि जिस इलाके में पहली बार पत्थरबाजी हुई थी, दुर्घटना जो हमला किया गया था, जब वहां के मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर आए तो उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों का उस इलाके के लोगों ने स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन जो हमको देखने को मिला है, ये इसको अध्ययन करने की जरूरत है। आज की घटना को पहले की घटना से जोड़कर मैं नहीं देख पा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जब एक घटनाएं एक के बाद एक यदि हो रही हैं तो उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है, ये तो बाद में होता रहेगा। अभी तात्कालिक रूप से जो जरूरत इस बात की है कि जो आवश्यक सतर्कता बरतने की जरूरत है, प्रशासन को अभी तात्कालिक रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई सर्वे टीम जा रही है तो साथ में सुरक्षा बल भी उनको मुहैया कराया जाए ताकि इन घटनाओं को फिलहाल रोका जा सके। उसके बाद ये बड़े अध्ययन की जरूरत है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और उसका निदान क्यों हो। जैसा तरुण भानोट जी कह रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से जो बहुत सारी स्थितियां बनी हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद इस तरह की घटनाएं और भी अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ सकती है, तो उसकी तैयारी तो करनी ही है। लेकिन जो इंदौर में घटना घटी है उसको केवल भर्त्सना करने, कड़ी कार्रवाई करनी, रासुका से बढ़कर और क्या कार्रवाई हो सकती है, तो कार्रवाई प्रशासन कर रही है। लेकिन अभी तात्कालिक रूप से जरूरत इस बात की है कि इसके कारणों में और निदान में बहुत विस्तार से जाने के बजाय फिलहाल चूंकि रिपीटेड घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए जो सतर्कता बरतनी है प्रशासन को, जो सुरक्षा उनको न्यूनतम मुहैया कराई जा सकती है वो सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये एक बात साफ है कि अब लोगों में जो पहली घटना के वक्त जो विरोध था या जो नाराजगी थी या जो असंतोष था वो स्थिति नहीं है। अब उन लोगों ने रियलाइज किया है कि वाकई हमारा अस्पताल में जाना, हमारा सर्वेक्षण होना और हमारा इलाज होना हमारे हित में है और इसी बात को समाज में अलग अलग स्तर पर फैलाने की जरूरत है। थोड़ी सी और इसमें अलर्टनेस की जरूरत है। चलिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं, हालांकि ये जो रिपीटेडली घटनाएं हैं इनमें कई सारे अलग अलग कारण भी समझ में आए, लेकिन इनके मूल में अगर आप जाएं, कहीं डर, कहीं अज्ञानता या कहीं षड्यंत्र की बू, इस तरह की चीजें महसूस की गई। तो एक बार फिर से कोरोना योद्धाओं पर अटैक की खबरों ने चिंतित भी किया है और कई सारे लोग इस बात को लेकर काफी रोष प्रकट करते हैं और कड़ी कार्रवाई की बात कहते हैं। प्रशासन भी, सरकार भी इस बात को लेकर संजीदा है। कार्रवाइयां हो रही हैं लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही। अजय विश्नोई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और साथ में तरुण भानोट साहब और गिरजा शंकर जी पहले से जुड़े हुए हैं। अजय विश्नोई साहब, स्वागत है आपका चर्चा में। जो इंदौर में हुआ, जो देवास में हुआ, जो लगातार हो रहा है, देश के कई अलग हिस्सों में भी हो रहा है, कोरोना वॉरियर्स पर, कोरोना योद्धाओं पर लोग अटैक कर रहे हैं, जान बचाने वालों को नहीं बख्श रहे, उनके ऊपर भी वो अटैक करने से चूकते नहीं हैं। सब चाहते हैं कि सख्ती के साथ इनसे निपटा जाए। हेलो जी अजय जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ, बोलिए जी। मेरे से सवाल? जी बिल्कुल, आप ही से सवाल है। सख्ती से निपटने की गुजारिश सभी कर रहे हैं आपसे। शर्मनाक है, चिंताजनक भी है और सख्ती के अलावा ऐसे लोगों से निपटने का कोई तरीका है भी नहीं। और जहां तक मेरे को अभी तक इंदौर की जानकारी है, इंदौर में आज की तारीख में एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से पुलिस, ऐसे सब लोगों के साथ सख्ती के साथ निपट रही है। जो फालतू में घूमने निकल पड़ते हैं उनके साथ भी सख्ती हो रही है और जो जानबूझ के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उनके साथ तो रासुका जैसी भी गंभीर कार्रवाई करी जा रही है। मैं समझता हूं क्रमशः आज की तारीख में भय का वातावरण, या भय कहना गलत होगा, ये हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक दबाव, प्रशासनिक डर जो होना चाहिए वो लोगों में आज की तारीख में आया है। इसलिए उसमें एक और चीज है, बहुत से जो समझदार लोग हैं, अधिकांश लोग तो सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करने के कारण वहां पे लॉकडाउन सफल हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर सुधरता जा रहा है। पर कुछ लोग जो जानबूझ के इसको बिगाड़ना चाहते हैं उन लोगों को जो है सख्ती के साथ निपटना ही एकमात्र तरीका है। अकेला इंदौर में नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, जहां जानबूझ के इस तरीके की हरकतें होती हैं वहां डर का माहौल बनाना पड़ता है, सख्ती के साथ निपटना पड़ता है।
आने वाले हर एक दिन के साथ में, गुजरते वक्त के साथ में चैलेंजेस अलग अलग आएंगे। तरुण भनोट साहब, एक चैलेंज का जिक्र आप कर रहे थे कि अगर लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिलती हैं जो अगर अभी ना सही और कुछ देर बाद सही मिलेंगी, तब और कुछ प्रॉब्लम आएंगी। किन स्टेप्स को आप उठाते हुए ये समझते हैं कि ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग पाएगी या कम से कम ये बढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी? तरुण जी की आवाज हम तक अभी फिलहाल पहुंच नहीं पा रही है। सोचना पड़ेगा कि आगामी जो जी, बनने जी। वाली परिस्थितियां हैं क्या बन सकती हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। जी जी, कहें कहें, अब आपकी आवाज आ रही है, कहें। क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं और उसके बारे में पहले से एक प्लान उसके बारे में एक प्लान पहले से तैयार होना चाहिए। अब लॉकडाउन जब हटेगा, लोग बाहर निकलेंगे, तो अनाज तो स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद कर रही है, सरकार भी थोड़ा बहुत जो उनसे बन रहा है वो प्रयास कर रही है, लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ बहुत सारी ज़रूरतें और हैं जो दबी हुई हैं। मेरे को लोगों के फ़ोन आते हैं अपने क्षेत्र से, शहर बाकी हिस्सों से, कि हम घर में हमारे दवाई के पैसे नहीं हैं, या हमारे पास दूध के पैसे खत्म हो गए हैं, चावल दाल तो मिल गया, अब क्या करें, या कोई और जो साधन सुविधाएं जो ज़रूरी हैं, किसी को एंजियोग्राफी कराना है, किसी को कोई टेस्ट कराना है, जो रोज़ कमाते खाते थे या मध्यम वर्गीय परिवार थे, उन सबके सामने जात धर्म मजहब को छोड़कर ये समस्या खड़ी हो रही है। लॉकडाउन समाप्त होगा, वो जब निकल कर बाहर आएंगे और उनके पास पैसे नहीं हैं तो उनका काम कैसे बनेगा। तो मैं एक अपील करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश के। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जबलपुर जिले में सन 1997 में मई में एक विनाशकारी भूकंप आया था। तो प्रशासन ने जो राहत सामग्री थी, इसके साथ साथ ये भी तत्कालीन सरकार ने व्यवस्था की थी कि प्रत्येक परिवार को 3000 रुपये नगद की राशि उपलब्ध कराई गई थी। मैं ये मांग करता हूं और ये जरूरी है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर परिवार को, आज उस समय को बहुत समय बीत गया, 97 से 23 साल बीत गए, तो कम से कम 10-10 हजार रुपये की राशि शासन को पहले उपलब्ध करा देना चाहिए। लॉकडाउन के चलते में उनके घर तक पहुंचाना चाहिए। जो लोग सक्षम हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो उसको स्वीकार खुद भी ना करें, ये मैं उनसे अपील करता हूं। बाकी लोगों को उसकी आवश्यकता है, उन तक अगर वो राशि पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर जो एक तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है लॉकडाउन खुलने के बाद, उस पर हम पहले से ये महत्वपूर्ण स्टेप उठाकर, कदम उठाकर, बिना भेदभाव के लोगों को शामिल भी कर सकते हैं, उनकी जरूरतों को पूरी भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा व्यापारी वर्ग है, जो छोटी आय वाले लोग हैं, उनको भी राहत मिलेगी। अगर लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो पैसा जब बाजार में आएगा तो व्यापारी को भी राहत मिलेगी, इकोनॉमी को भी राहत मिलेगी। बिश्नोई साहब जी, ऐसा है कि आज की तारीख में सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है, और सवाल है कि किसी की जेब में पैसा डालने से व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा। ये तय करना मुश्किल है किसको आज पैसे की नगद जरूरत है और किसको जरूरत नहीं है। खाद्यान्न की जरूरत किसको है और किसको नहीं है वो तो तय कर लिया, और उसमें सीमाओं को तोड़ते हुए और अधिक से अधिक मदद करने की गुंजाइश थी वहां तक पहुंचा दिया। जिनके पास राशन कार्ड थे उनको राशन दे दिया, जिनको राशन कार्ड नहीं था, राशन पार्टियां थी, उनको दे दिया। उसके अलावा 25 और ऐसी श्रेणी हो सकती थी जो खाने को मोहताज है, उनको पहुंचा दिया। आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, दो कारणों से। एक कारण तो यह है कि सरकार ने भरपूर अनाज बांट दिया है। दूसरा जो कारण है, गेहूं की फसल कट रही है, हार्वेस्टर चल रहे हैं, और जब हार्वेस्टर चलता है और गेहूं की फसल कटती है तो उस हार्वेस्टर के पीछे पीछे उस गांव का गरीब आदमी जो बिखरे हुए दाने हैं उन दानों को बटोरने की शुरुआत कर देता है, और रोज 10-5 किलो दाने अपने बटोर के घर लेके जाता है। आज कोई भी ऐसा गरीब परिवार यहाँ पर नहीं बचा है जिसके यहाँ किसी प्रकार से अनाज की कहीं कोई कमी होने की बातचीत। भाई तरुण भानोट जी ने एक बहुत पुरानी बातचीत करी है 1997 की, मेरे को याद नहीं है 1997 में तरुण भानोट जी समाज में सक्रिय थे कि नहीं, राजनीति में सक्रिय थे कि नहीं, पर मैं जरूर उस समय सक्रिय था। मैंने भी वहां दौड़ धूप करके काफी कुछ काम किया था, और वो 3000 रुपए की कहानी भी मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है। वो 3000 अजय भाई कि किसी को अजय भाई मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ
तरुण भाई, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। वो 3,000 रुपए किसी को भोजन पानी के लिए नहीं दी गए थे, वो मैं बहुत इसलिए सक्रिय दिए था गए थे कि कहीं जो मैं तात्कालिक रूप से पार्षद के रूप में नहीं आपकी स्मृतियां मैं ठीक करना चाहता हूं, आप भूल रहे हैं। मैं मेरिन काउंसिल का सदस्य था, पार्षद था, और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उस भूकंप के समय में जबलपुर में जो सक्रियता मैंने दिखाई थी, मुझे भी याद है और जनता को भी याद है। आप भूल गए। ठीक है, आप जी। अब मैं ये कहना चाहता था, 3,000 रुपए दिए थे, आप सक्रिय थे तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि भवनों में जिस प्रकार की क्षति हुई थी उसके तात्कालिक सुधार के लिए वो 3-3 हजार रुपए की राशि दी गई थी। यहाँ तक कि मेरे घर भी वो 3,000 रुपए की राशि लेके आए थे और मैंने कहा था नहीं, मुझको इस राशि को लेने की आवश्यकता नहीं है, ये राशि आप वापस ले आइए और किसी जरूरतमंद को लेके जाके दीजिए। तो मैं इसी प्रकार से आज कहना चाहता हूँ, यदि 3,000 10,000 की कोई भी राशि लेके आपके घर या मेरे घर आ जाएगा, या आपके हमारे जैसे लाखों लोग हैं जिनके घर पहुंच जाएंगे, उनको अपमान लगेगा और उनको लगेगा ये राशि। जी बनोट साहब, कहिए, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अजय भाई, मैंने खुद ये कहा था कि जो सक्षम लोग हैं जिनको आवश्यकता नहीं है उनको ये पैसा बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। मुझे रोज फोन ये आ रहे हैं कि कई जगह से चावल दाल तो ठीक है, 1 किलो दाल मिल गई, 4 किलो चावल मिल गया। अब बहुत जगह से ये खबर भी आ रही है कि दूध के लिए पैसा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है। किसी के जो रोज कमाते खाते थे उसको अगर अपने पिता की एंजियोग्राफी करानी है तो उसके पास पैसा नहीं है। अगर किसी को ब्लड टेस्ट कराना है तो उसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है उसकी व्यवस्था कैसे होगी? जिस व्यक्ति को इसके अलावा चाय पत्ती की आवश्यकता है, नमक की आवश्यकता है, या मसाले की या तेल की आवश्यकता है, वो सरकार नहीं दे पा रही है और ना सरकार दे रही है। तो वो तो लोगों को चाहिए। और आपने कहा हर व्यक्ति को राशन मिल गया। मैं और आप साथ में चलते हैं, आपके क्षेत्र में भी चलते हैं, आप मेरे साथ मेरे क्षेत्र में भी चलिए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। मैं खुद गया था कल कलेक्ट्रेट, और जब मैं कलेक्टर से मिलकर बाहर निकल रहा था तो राशन कार्ड लेकर बिना राशन कार्ड के लोगों की संख्या थोड़ा बच रहा है। विश्नोई साहब उत्तर मदद की गुहार कर रहे थे और वो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं थे। वो जबलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग थे और परेशान थे। हमें राजनीति को छोड़कर इस समय उनके बारे में सोचना चाहिए। उत्तर भी ले लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा गाइडलाइन जारी हुई हैं, उन गाइडलाइन जारी होने के बाद में जो मजदूर हैं उन मजदूरों के लिए उद्योग धंधे भी खुल रहे हैं और खुद के जो अपने स्वयं के रोजगार में लगे हैं, भले वो साइकिल का पंचर बनाने वाला हो, उसका भी राह आसान की जा रही है। इस सब के अलावा आज ही हम लोग बैठे थे और एक समीक्षा बैठक ली थी कि अब हम जो कि अब ग्राम पंचायतों का भी काल बढ़ा दिया गया है, जनपदों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, वहां पे पैसे भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो जनपदों के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर भी जो है अब काम मनरेगा के तहत प्रारंभ किए जाएंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। और सोशल मेंटेनिंग डिस्टेंसिंग करते हुए जब मनरेगा का काम होगा तो अपने आप उसके पास में रोज की रोजंदारी रोज पहुंच जाएगी और वो जिन जरूरतों की चर्चा तरुण भाई कर रहे हैं वो जरूरतें अपने आप वो पूरी कर पाएगा। गिरजा शंकर जी, एक फाइनल कमेंट आपका, क्या ऐसी अराजक परिस्थितियां बन सकती हैं जिनका जिक्र बनोट साहब कर रहे हैं और जो मौजूदा प्रयास जो सरकार के या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं उनसे निपट जाएंगे, या कोई सलाह आप भी देना चाहते हैं ताकि स्थितियां आगे और भयावह ना हो, बिगड़े ना? देखिए, मुद्दा आने वाले समय का नहीं है। मुद्दा ये है कि आज जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर या जो इलाज में लगे हुए लोग हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं उस पर है। तो वहां पर मेरा कहना ये है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए 3 तरह पर से प्रयास करने की जरूरत है। एक, प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा, सख्त कार्रवाई हो। और तीसरा, जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं का है कि वो लोगों के जीवन संपर्क में होते हैं, तो लोगों में जो जिस तरह की भ्रांतियां हैं या किसी तरह की असहयोग की भावना है या किसी तरह का कोई उनके मन में डर है, तो वो उनके अंदर विश्वास पैदा करें और प्रशासन को वो इस तरह से सहयोग कर सकते हैं कि लोगों के साथ में अब अपने जो उनके
रेपो हैं, जो वहाँ के पार्षद हैं, विधायक हैं, दूसरे और जो जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं, उनको लोगों के साथ संपर्क में आना चाहिए, उनको लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रोकी जा सके। हमारे जन नेता जो हैं, आप देखिए कि लॉकडाउन के सबसे अधिक शिकार हमारे जन नेता हुए हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, जबकि ऐसे मौके पर उनको लोगं के साथ में बहुत जुड़ाव के साथ आना चाहिए और प्रशासन की जो कार्रवाइयां हैं उसमें उनको एक मददगार की भूमिका में उनकी भूमिका होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनको लोगों के बीच जाकर समझाइश देने की, उनमें जागरूकता पैदा करने की और प्रशासन के प्रयासों में एक रचनात्मक भूमिका अदा करने की जरूरत है और उसकी वो जो दृश्य है वो अभी नदारद दिखता है। चलिए, कुल मिलाकर अगर ये भय है तो उस भय को दूर करने की जिम्मेदारी भी नेताओं की, राजनेताओं के साथ साथ उनके तमाम वर्गों के, धर्मों के, संप्रदाय के लोगों की, बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी है कि वो समझाएं कि ये वक्त डर के रहने का नहीं है और डर से दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। अगर किसी भी चीज से सबसे ज्यादा आपको इस समय सतर्क रहना चाहिए तो वो है अफवाह। एक गलत जानकारी, एक गलत स्टेप बहुत सारे लोगों को खतरे में डाल सकता है और सबसे पहले आप पर भी एक बड़ा एक्शन हो सकता है। एक सख्ती के साथ इनसे निपटा जाए ये तो क्लियर है, सब लोग मानते हैं, लेकिन अगर डर है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाए और अगर षड्यंत्र है तो उसे बेनकाब वक्त रहते कर लिया जाए, इससे पहले कि आगे भयावह स्थितियां बने। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वक्त जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।